हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार। आज मैं आपके लिए टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि है सोशल साइंस का। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने अपलोड किया था मैथ्स का पेपर, इसी जनरल स्टडीज का, जो कि सोशल साइंस का था। अब हम लोग नेक्स्ट टोटल 8 क्वेश्चन मैथ्स के थे। अब 8 के बाद जो 9 to 40 क्वेश्चन रहते हैं वो किसके रहते हैं? जनरल स्टडीज के, जिसमें मैथ्स करेक्ट सॉरी जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से जनरल बेसिस पे क्वेश्चन वीडियो मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आखिरी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आखिरी में आपको पता है क्या रहता है? हिस्ट्री रहता है। तो हिस्ट्री से आते हैं, फिर साइंस पे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो जो नेशनल कॉलेज है और बिहार विद्यापीठ है, इस कॉलेज की जो शिलान्यास था वो किए थे महात्मा गांधी जी ने। और ये कहाँ है? पटना में है। पटना में गंगा नदी के तट पर है। ये एनआईटी के पास नदी के तट पर, ठीक है। और ये कब किए थे इन्होंने? 1921, 6 फेब, ठीक है, 1921 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये शिलान्यास किए थे ये नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का, तो इसके लिए जो लैंड था, जमीन था, उसको किन्होंने दान दिया था? तो उसको आपने नाम सुना होगा, मौलाना मजहरूल हक का नाम सुना होगा, है ना। तो इन्होंने ही क्या किया था? जमीन क्या किया था? दान में दिए थे इस कॉलेज के लिए। ये मौलाना मजहरूल हक वही हैं जो जब गांधी जी आए थे अ, चंपारण के लिए पटना, तो उस समय मौलाना मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद सब उनके साथ थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो आपको पता है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस, ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। और ये क्यों मनाया गया था? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उस समय आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा कि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो बिना इंडियन से पूछे वर्ल्ड वॉर में उनको क्या कर दिए थे? शामिल कर दिए थे। तो इसी के विरोध में जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, सारे जो प्रांतीय उनकी सरकारें थी, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था उनका, जितने भी प्रांत में उनके जो सरकारें थी, उनसे क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। तो जिस कारण से जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे, कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था कि हमें कांग्रेस से क्या मिली? आजादी मिली। तो ये उसका पूरा स्टोरी था कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था। तो और एक चीज और यहाँ पर पूछता है कि जब जो ये मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में, उस समय जो वायसराय थे कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन, ये 39, ये 40, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके जैसे क्वेश्चंस आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? देखिए ये क्वेश्चन भी मैं कल जब डिस्कस कर रहा था इसके पहले वाले वीडियो में, तो मैं बताया था राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था? आग्रह किया था उनको चंपारण आने के लिए। और चंपारण क्यों आने के लिए? क्योंकि चंपारण में आपको पता है 1917 के समय वहां के किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या किया जा रहा था? मजबूर किया जा रहा था। और पूछता है कि कितने पार्ट पे नील की खेती करना था? तो 3/20। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 3 कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है? तो 3 कठिया प्रणाली मतलब 3/20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा 37। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपको पता है 1946 में क्या बना था? एंटरिम गवर्नमेंट बना था, जिसको अंतरिम सरकार बोलते हैं हिंदी में। और 1947 में 46 में कब बना था? 2 सितंबर में। ठीक है, मतलब आजादी से पहले, जब आजाद होने से पहले, जब अनाउंस हो चुका था कि हम आजाद करेंगे, तो एंटरिंग गवर्नमेंट बना था। तो पूछ रहा है कि उस समय राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो जो पहला रक्षा डिफेंस था, डिफेंस किन के पास था? ये था सरदार बलदेव सिंह जी के पास। ठीक है, डिफेंस। और गृह, गृह तो आप सबको पता ही होगा, गृह किनके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, है ना? वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। उसके बाद खाद्य एवं कृषि, जो फूड एंड एग्रीकल्चर था, वो था किनके पास? राजेंद्र प्रसाद जी के पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्या था? इनके पास था विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास और क्या था? होम मिनिस्ट्री था। और साथ ही साथ क्या था? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी यही थे। ठीक है। एक चीज और पूछ सकता है यहाँ पर, जो लेबर मिनिस्टर कौन थे? अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन थे। जगजीवन राम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, इंडस्ट्री एंड सप्लाईज किनके पास था? ये था जॉन मथाई। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये सारे इतने ही विभाग थे उस समय। एक्सटर्नल अफेयर्स जवाहरलाल नेहरू के पास, रक्षा बलदेव सिंह जी के पास, गृह और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इनके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेबर मिनिस्टर जो थे वो जगजीवन राम, और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? जॉन मथाई। 37 के बाद चलते हैं इधर। 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो आपको पता है, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार आया है। तो ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर के रावी नदी के तट पर, लाहौर अधिवेशन 1929। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। पंजाब में कूका आंदोलन, पूछता है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन हुआ था कहाँ? पंजाब में हुआ था। और फिर पूछता है कि कौन से ईयर में हुआ था? तो कूका आंदोलन 1872 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है 1870 57 के बाद जो सत्ता थी भारत की, वो फिर कौन अपने हाथ में ले लिया था? जो वहां की रानी थी, क्राउन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर के। तो उसके बाद जो पंजाब में कूका आंदोलन किसके विद्रोह में हुआ था? कि जो कॉलोनियल, जो कॉलोनी बना रहे थे ब्रिटिश, तो उसके विद्रोह में हुआ था। और साथ ही साथ रिफॉर्म करना चाह रहे थे उन लोग, किसमें? सिख धर्म में, जो भी उसमें बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसके लिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिख सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है। और ये राजनीतिक शक्ति, ये सब कृषक आंदोलन, ये नहीं था। तो कूका आंदोलन का मेनली जो रीजन था वो क्या था? ये सिख धर्म को क्या करना था? परिष्कृत करना था, मतलब रिफॉर्म करना था सिख धर्म में, उसमें जो भी कुरीतियां हैं, उनको हटाना था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये बुक है, बुक का नाम है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और इस बुक को 1919 में पब्लिश किया गया था। और किन्होंने किया था? वीडी सावरकर। और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहली बार कहा था? तो ये कौन कहे थे? वीडी सावरकर जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिहार और बंगाल में।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, बिहार और बंगाल जितने भी राजनीतिक और जितने भी आंदोलन और ये सब हुए, सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिहार और बंगाल। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे, उनकी जो सारी मतलब कंपनियां थी या फिर जो भी उनका जो चलता था व्यापार, वो सब कुछ कहाँ था, बिहार और बंगाल में ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 36 के बाद। ये हो गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब हम आते हैं यहाँ नेक्स्ट पे 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन क्या है, लिखा पानी हिमनद। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लिखा पानी हिमनद कहाँ स्थित है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लिखा पानी हिमनद जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। उस समय ये न्यूज में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा क्या है। तो अगर ये भारत का मैप है, ये तो ऊपरी गंगा मतलब जहां से गंगा निकल रही है, मतलब ये वाला पार्ट, यूपी उत्तराखंड का पार्ट। उसके बाद मध्य गंगा का मतलब ये बिहार का पार्ट, और निम्न गंगा मतलब ये वेस्ट बंगाल का पार्ट। तो मगध एवं अंग, तो आपको पता है ये तो कहाँ था, बिहार में ही था। और बिहार वाला पार्ट कौन सा है, मिडिल है, गंगा का मैदान। तो ये मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा क्या, इसका आंसर 28 का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो 29th का देखते हैं, जोग शरावती। तो ये आप सुने होंगे, जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे। कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में क्या है, जोग या श्रावती नदी, श्रावती नदी पे जोग जलप्रपात है। उसके बाद कपिल धारा, जो कपिल धारा है वो है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक का नाम सुने होंगे, वही है। और एमपी में कावेरी नदी नहीं है। एमपी में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पे कौन है, कपिल धारा। और धुआंधार, ये धुआंधार जो जलप्रपात है ये भी कहाँ है, एमपी में है। और एमपी में कहाँ, जबलपुर में है ये धुआंधार। और ये गोदावरी नदी पे नहीं है, ये फिर से कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। तो आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो बी और सी सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही ऑप्शन, मतलब डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को आप चेक करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ऊपर से नीचे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर काकीनाडा, काकीनाडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम, आपको पता है ये ब्रिटिशर्स और जो भी आपके क्या पुर्तगाली जो आए थे, इन लोग सब अपनी कंपनी कहाँ बनाए थे, मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नागापट्टिनम, नागापट्टिनम आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तमिलनाडु में। और विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागापट्टिनम, अगर आप बंदरगाहों के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए नागापट्टिनम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण में कौन होगा, तमिलनाडु। और बाकी तो तमिलनाडु से ऊपर ही होगा ना। तो ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 और 4, एक ऑप्शन में 3 है, तमिलनाडु आखिरी में। तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन। देखिए विशाखापट्टनम, सबसे पहले विशाखापट्टनम आएगा 4, फिर उसके नीचे जो आएगा वो काकीनाडा आएगा, उसके नीचे आएगा मछलीपट्टनम, और उसके नीचे ये।
तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 31 नंबर का क्वेश्चन कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो आपको पता है कोसी नदी बिहार का शोक, मतलब कहाँ, भारत में। और कोसी नदी कहाँ से आती है, नेपाल से आ रही होती है। तो किसके बीच हुआ होगा इसका आंसर, भारतवर्ष और नेपाल के बीच। बांग्लादेश में तो है नहीं कोसी नदी, चीन में भी नहीं है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, भारतवर्ष और नेपाल। ये एक क्वेश्चन था जो अगर आप डीप स्टडी किए होगे तो पता होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन छूट सकता था। आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो आरएल सिंह के वर्गीकरण के बिहार, तो आरएल सिंह ने जो वर्गीकरण किया था जलवायु प्रदेश को लेकर के, टोटल 10 भागों में बांटा था, जलवायु प्रदेश के भागों में बांटा था। मतलब ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश, रेनफॉल, कहाँ बारिश ज्यादा होती है, तो उससे, तो उसमें उन्होंने बिहार को उपाद्र संक्रमण कालीन मतलब में रखा था। ठीक है, उपाद्र संक्रमण कालीन में रखा था। 32 का आंसर हो जाएगा आपका। और हो सकता है कभी कभी आपको ये जो है उसको उपाद्र संक्रमण कालीन ना दे करके उसको इंग्लिश में दे दे, इंग्लिश में अब दे देते हैं हिंदी वाले टर्म को भी। तो आंसर याद रखिए, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल। ठीक है, बिहार किस में आता है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल में आता है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 21, तो देखिए टीआरई 1 का जो पेपर 23 में हुआ था, तो उस समय देखिए पुरस्कार से क्वेश्चन आया था, तो बुकर पुरस्कार, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और पुरस्कार छोड़िए, ये इनसे पूछ देता है इसके लेखक कौन है, टॉम ऑफ सैंड का। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टॉम ऑफ सैंड को मिला था 2022 में। तो किनको मिला था, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। तो डेजी रॉकवेल ने इसको लिखा है और गीतांजलि श्री ने इसको अनुवाद किया था। ठीक है, तो 21 का आप याद रखिएगा, टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। फिर उसके बाद 22 आता है। तो 22 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। मतलब 2023 में पेपर हुआ था अगस्त में, तो आपको ये देखिए जनवरी का पूछा था कि कौन आए थे उस समय। तो उस समय 2023 में जो गणतंत्र दिवस था, 2023 में जो गणतंत्र दिवस था वो कौन से नंबर का था, 74 नंबर का। 2024 में गणतंत्र दिवस आपको पता है वो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे। और इस बार 2025 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था वो कौन सा है, 76वां नंबर का है। तो पूछा 74वें नंबर में कौन आए थे, तो उस समय अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। ये उस समय करंट अफेयर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूं दोनों। तो अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे, और ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, इजिप्ट के थे। उसके बाद 75 पूछ सकता है, और इस समय कौन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और अभी जो 2025 में जो गणतंत्र दिवस हुआ, रिपब्लिक डे, वो कौन से नंबर का था, 76 नंबर का था। और इस समय जो आए थे वो इंडोनेशिया के आए थे, इंडोनेशिया के। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडोनेशिया के जो आए थे प्रेसिडेंट, वही जो फर्स्ट 1950 में जो हुआ था, फर्स्ट रिपब्लिक डे, उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही आए थे। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी और ये भी। तो 1950 में जो आए थे वो कौन आए थे, वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। तो उनका नाम था क्या, प्राबुओ। सॉरी, इंडोनेशिया के जो पहले जो आए थे उनका नाम था सुबियांतो। ठीक है, सुबियांतो नाम था। और अभी जो आए थे उनका नाम था पराबो, पराबो, PRABOW। ये याद रखना है आपको, इंडोनेशिया के पराबो, जो अभी 76 गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें चीफ गेस्ट थे। और पहले वाले में कौन थे, इंडोनेशिया के
सुबियांतो थे प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है 23rd, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता व सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था? उस समय का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये था दरभंगा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है बिहार में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है बिहार का। तो मगही पान तो बिहार का है, सही है। बासमती चावल, बासमती चावल बिहार का नहीं है। बिहार का कौन से चावल को जीआई टैग मिला है? एक तो मिला है आपका कतरनी चावल, और एक चावल है मरचा चावल। ये दोनों चावल को बिहार में जीआई टैग मिला है, और चंदेरी साड़ी नहीं, चंदेरी साड़ी को भी नहीं मिला है। तो मगही पान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि मगही पान किस क्षेत्र में? तो मगध वाले क्षेत्र में मगही पान, तो जैसे गया हो गया, औरंगाबाद, नवादा, ये सब वाले क्षेत्र में। कतरनी चावल कहाँ का है बिहार में? तो कतरनी चावल बिहार में कहाँ का है? भागलपुर का है। और मरचा चावल कहाँ का है? ये है पश्चिम चंपारण का। ठीक है, और क्या क्या है बिहार में जीआई टैग? तो आपको पता होगा बिहार में और है आपका मिथिला मखाना। ठीक है, मिथिला साइड दरभंगा, मधुबनी, उधर होता है मखाना। उसके बाद आप जर्दालू आम सुने होंगे, खाए भी होंगे अगर बिहार के हैं तो। ये जर्दालू आम कहाँ का है? ये फिर से कहाँ का? भागलपुर का। और क्या है? आप सिलाव खाजा सुने होंगे और खाए भी होंगे। तो सिलाव खाजा कहाँ का है? ये नालंदा का है। ठीक है, और है कुछ खाने वाली चीज, एक है शाही लीची। तो शाही लीची कहाँ का है? ये तो पता ही है, ये तो सबको पता रहता है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। और तो कुछ खाने वाली चीज नहीं है। कतरनी चावल, मरचा, मिथिला, जर्दालू, सिलाव खाजा, शाही लीची और मगही पान, ये सारी जीआई टैग कहाँ के मिले हैं? बिहार को मिले हैं। और आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि इसके अलावा, ये तो खाने वाली चीजें हैं, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या मिला है? तो एक तो आपको पता है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंट। उसके बाद आपका हैंडीक्राफ्ट में और क्या है? आपका भागलपुर का सिल्क। देख रहे, भागलपुर से तीन तीन है, भागलपुर का सिल्क। उसके बाद एक है सिक्की ग्रास प्रोडक्ट। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट क्या है? सिक्की एक टाइप का घास होता है, जिससे वो टोकरी, चटाई वटाई, मैट वैट या फिर सजाने का सामान जो है वो बनाया जाता है। सिक्की बोलते हैं ना, सिक्की मतलब वो जो घास टाइप का होता है, मतलब बांस को जो काट काट के बनाते हैं पतला पतला, उसी टाइप का सिक्की ग्रास। उसके बाद और क्या है? सुजिनी, सुजिनी एम्ब्राइडो, एम्ब्रॉयडरी सॉरी, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। तो ये पूछता है सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ का है? तो ये है मुजफ्फरपुर में होता है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, मतलब कपड़े के ऊपर। और ये सिक्की वाला जो है, सिक्की ग्रास जो प्रोडक्ट बनता है, ये कहाँ? ये मिथिला का है। मिथिला मतलब फिर से वही वाला क्षेत्र, कौन सा? दरभंगा वाला क्षेत्र, मधुबनी वाला क्षेत्र। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग तो मधुबनी हो गया। ठीक, और एक है आपका भोजपुर का, भोजपुर का है खतवा, खतवा पैच वर्क। ठीक है, खतवा पैच वर्क, ये कहाँ? भोजपुर आ रहा है। तो हैंडीक्राफ्ट में टोटल कितना है? मधुबनी एक हो गया, भागलपुर का सिल्क दो, सिक्की ग्रास तीन हो गया, सुजनी एम्ब्रॉयडरी चार हो गया, और ये खतवा पैच पांच हो गया, टोटल पांच। ठीक है, तो ये सारे बिहार के जीआई टैग थे, आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, जिला पूछ सकता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। तो 25th पूछ रहा है, मिलान करने बोल रहा है। तो मिलान करना है, एक है चार, कंकड़, कायल
और मांड। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो यहाँ पर ये कंकड़ से आप हिंट ले सकते हो। कंकड़ किससे रिलेटेड है? बांगर से। और आप बांगर का नाम सुने होंगे, दो प्रकार की मृदा, एक खादर और एक बांगर। खादर को क्या बोलते हैं? खादर को नई अलूवियल, ठीक है, अलूवियल मृदा नई है, मतलब जो बाढ़ आती है हर बार, जो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है उसको खादर बोलते हैं, और बांगर को पुरानी अलूवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो बी का जो है वो कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बी का 3 आप देख सकते हैं कितने में है, 2 मिनट। बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बी का 3, तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मतलब चार चार जो रिलेटेड है वो किससे? डेल्टा से रिलेटेड है। फिर कायल, कायल जो रिलेटेड है वो तटीय मैदान से रिलेटेड है, और जो मांड है वो कहाँ? पंजाब का मैदान से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। तो 26 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो जितने भी नाम के आगे आपको सिरी सिरी मिले, सिरी सिरी, ये सारे आपको उत्तर दिशा के ही रहेंगे, ठीक है। और भी नाम आपको मिलेगा सिरी से, तो वो सारे आप याद रखना ब्रह्मपुत्र की उत्तर दिशा से मिलती है। सुबनसिरी भी उत्तर दिशा से, बेलसिरी भी उत्तर दिशा से, और मानस भी उत्तर दिशा से ही आके मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से? चाइना से आती है ना, तिब्बत से आती है, और फिर उधर आपका आसाम से होते हुए आती है, और फिर कहाँ चले जाती है? बांग्लादेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ का है? बायो का है। तो स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं, अब साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन, ये है 8 क्वेश्चन मैथ्स के हम लोग कर चुके हैं मैथ्स वाले वीडियो में, ये 9 है। कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, तो देखिए ये सब में फोटो फोटो लगा है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फिजिक्स में, साइंस में। तो फोटो वोल्टाइक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, ये सारे क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही हैं। लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो कौन है? फोटो वोल्टाइक सेल। मतलब ये डायरेक्ट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए सबसे उपयुक्त जो होगा वो कौन होगा? फोटो वोल्टाइक सेल, सेल मतलब बैटरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक मतलब इंग्लिश में होता है, आप जाके देखेंगे, क्रिटिकल। और जहां भी वर्ड क्रांतिक या क्रिटिकल आ जाए, क्रिटिकल मास की बात कर रहा है। क्रिटिकल मतलब होता है वो सबसे मिनिमम वैल्यू जहां पर कोई भी काम हो जाए, ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू, ना ज्यादा ना कम, ठीक, जो ऑप्टिमम वैल्यू रहता है। तो यहाँ पर मिनिमम से रिलेटेड वर्ड दिए। तो ये देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं 1 किलोग्राम समतुल्य नहीं, 1 किलोग्राम कहाँ, यहाँ तो सिर्फ क्रिटिकल मास की बात करें। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, तो न्यूनतम द्रव्यमान हो गया आपका, ये आपका बी ऑप्शन, ये नहीं होगा समतुल्य। अब देखिए विखंडनीय द्रव्य मतलब, ये आप सुने होंगे दो टाइप का न्यूक्लियर वो होता है, एक होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर अभिक्रिया जो होती है, नाभिकीय अभिक्रिया, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन, फिजन मतलब हो जाता है टूटना, और फ्यूजन मतलब हो जाता है जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है, तो फिजन में क्या होता है आपको पता होगा कि एक जो यूरेनियम के नाभिक होते हैं उस पे क्या कराते हैं? बॉम्बार्डिंग कराते हैं, तो वहां से वो टूटता है और फिर न्यूट्रॉन निकलता है, और वो अभिक्रिया क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो वहां क्या न्यूनतम मास की जरूरत होगी ना, अगर ज्यादा मास रख देंगे तो क्या होगा? वो तो कंटिन्यूअस अभिक्रिया होते रहेगी, और एक टाइम आएगा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा आप याद रखिएगा, ये वर्ड क्रिटिकल या क्रांतिक जहां भी मतलब होगा उसका मतलब हो न्यूनतम द्रव्यमान। फिर नेक्स्ट है
फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए, तो फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसको किया जाता है एथिलीन का। एथिलीन को हम लोग इथीन भी बोलते हैं, ठीक है, इथीन भी बोलते हैं। एक होता है इथेन। इथेन मतलब क्या हो जाता है? ये होता है एक बंधीय, मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। ये हो जाता है डबल बॉन्ड। और मेथिलीन, मेथिलीन क्या है? मेथिलीन आपका इथिलीन वाला ही पार्ट हो जाता है मेथिलीन। और मेथिलीन नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड आप कब बनाओगे? जब आपके पास दो कार्बन होगा तभी तो डबल बॉन्ड बनाओगे। और मीथेन जो वर्ड होता है वो क्या होता है? सिंगल कार्बन के लिए। तो ये तो ऐसा नाम का कुछ होता ही नहीं है। तो इथीन मतलब क्या हो गया? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और आपको पता है कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। तो एक, दो, तीन, चार। तो ये चार बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से दो तो बना लिया, दो बचा है, तो ये दो हो गया। सिमिलरली इसके पास भी दो तो यूज हो गया, बचा दो। तो इसका फॉर्मूला हो गया, एच एच लगा दीजिए। तो जो एथिलीन है या इथीन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। ठीक है, उसी तरीके से इथेन जो है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं CnH2n+2। और जो डबल बॉन्ड होता है उसके लिए आप याद रख सकते हैं CnH2n। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए याद रख सकते हैं CnH2n-2। तो जब देखिए, जब यहाँ वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C1। और टू वन जा टू प्लस टू, फोर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा, ये सिंगल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है 12th नंबर। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? ये ऑक्टेन संख्या क्या है? तो एक होता है ऑक्टेन नंबर और एक होता है सीटेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल गाड़ी के लिए यूज होता है और सीटेन नंबर डीजल की गाड़ियों के लिए यूज होता है। ठीक है, पेट्रोल मतलब देखे होगे, जब गाड़ी चलाते हैं तो नॉकिंग की आवाज होती है, खट 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 आवाज करता है। तो पेट्रोल जितना अच्छा होगा वो नॉकिंग की आवाज उतनी कम होगी। तो उसको हम किससे नापते हैं? ऑक्टेन संख्या से। और जो सबसे स्टैंडर्ड ऑक्टेन संख्या होता है वो आइसो ऑक्टेन का कितना होता है? 100 होता है। इसी को बेस नाम मान करके क्या करते हैं। तो बोल रहे किसका ऑक्टेन संख्या शून्य होगा? तो देखिए, आइसो ऑक्टेन का तो नहीं होगा, नियो ऑक्टेन का भी नहीं होगा। नियो ऑक्टेन तो और इससे अच्छा होता है, लेकिन हमको हर चीज के लिए क्या चाहिए? एक मिनिमम चाहिए ना, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो नियो ऑक्टेन का भी ऑक्टेन संख्या होता है और एन ऑक्टेन का भी ऑक्टेन संख्या होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है और इसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या शून्य किसका होता है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है दूसरे पेपर में, एन हेप्टेन का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हेप्टेन नाम है ना, हेप्टेन मतलब सात होता है, और ये तो पूछ रहा ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब आठ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एडिबल पार्ट ऑफ लीची। लीची का खाने वाला भाग को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। और थैलेमस किसके खाने वाले पार्ट को बोलते हैं? तो थैलेमस के खाने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेब के जो खाने वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। या फिर हम बोल सकते हैं अमरूद का भी हम क्या खाते हैं? थैलेमस ही खाते हैं हम। ठीक है, और नाशपाती हो गया, तो सेब के जैसा ही नाशपाती होता है, तो ये थैलेमस याद रखें। और सीड, सीड कोट क्या हो गया? आलमंड हो गया, बादाम जो होता है। उसके बाद आपका वॉलनट हो गया, ये सब सीड वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद 14th देख लेते हैं। फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज, मतलब देखिए, आप जानते हो कि पत्ते से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, उसी को हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ऑक्सीजन पत्ते से बाहर निकलता है और पत्ता क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन बाहर।
तो बोल रहा है किस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आता है, तो किसके थ्रू आएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, कोई भी गैस बाहर निकल रही है मतलब डिफ्यूजन से निकल रही है, ठीक है। डिफ्यूजन कब होता है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस निकलती है, क्योंकि हाई प्रेशर धक्का देगा तो लो प्रेशर बाहर रहेगा, तो वो बाहर निकल जाएगा, है ना, आराम से। तो बाहर है लो प्रेशर, अंदर क्या बन चुका है, पत्ते में हाई प्रेशर बन चुका है प्रकाश संश्लेषण की, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। मतलब कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कराती है। मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति बता सकते हैं। तो स्थिति मतलब लोकेशन हो गया ना, तो इसके लिए क्या, जीन मानचित्र या फिर जीन मैपिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जीन मैपिंग। बायो का क्वेश्चन है, देख लीजिए सारे क्वेश्चन बायो के और केमिस्ट्री के ही आए हैं। तो आप जितने भी, आप किसी भी जीएस का क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो सबसे ज्यादा आपको बायो का मिलेगा, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैक्सिमम बायो के ही है। तो ये 16 क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्री कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइट जो होता है उसमें बीजाणु मात्री कोशिका होती है, वो क्या होती है, द्विगुणित, उसको क्या बोलते हैं, 2n भी बोलते हैं, द्विगुणित होती है मतलब दो गुना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एनजीटी का क्या काम है, तो पर्यावरण और वन की क्या करना, सुरक्षा करना। कि देखते होंगे जहां भी पॉल्यूशन हो गया या फिर कुछ ऐसा पेड़ वेड़ की कटाई के लिए तुरंत एनजीटी आ जाता है। तो पूछा इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 2010। और हो सकता है डेट पूछे, तो डेट हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आप उसको, उसका आप क्या हेड क्वार्टर याद कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी स्थापना कब हुई। जैसे अभी चर्चा में क्या है, नाटो है। नाटो अभी बहुत चर्चा में है रूस की वजह से, है ना। तो पूछ सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी, और किस महीने हुई थी, तो 4 अप्रैल में हुई थी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बन जाता है नाटो, क्योंकि नाटो अभी चर्चा में है। पोलैंड की वजह से, पोलैंड में आप सुने होंगे रशिया का ड्रोन चला गया था, तो तुरंत नाटो एक्टिवेट हो गया था। और पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल स्टार्ट हो गया था, तो आर्टिकल 4 से, कि मतलब 4 के तहत सबको, नाटो के जितने मेंबर हैं उन सबको क्या बुलाया गया था मीटिंग के लिए। तो उसके बाद 18, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। तो आपको पता होगी मेट्रो की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई, कोलकाता में। तो पानी वाले मेट्रो की भी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई, कोलकाता में ही हुई है। और कौन सी नदी पे, हुगली नदी पे। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सा, G20, G7। अभी देखे होगे पिछले वाले वीडियो में G7 से क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन G7 का सदस्य नहीं है, क्यों कौन नहीं था, रशिया, क्योंकि रशिया पहले सदस्य था और जिसकी वजह से वो क्या था, G8, लेकिन निकाल देने के बाद क्या बन गया, G7। अभी बोल रहा है G20 की अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। आपको पता है भारत में 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी भारत ने। तो पर्यटन के लिए कहाँ गए थे, श्रीनगर। ये बहुत न्यूज में भी था, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था कि नहीं, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ऐसा करके। लेकिन इंडिया ने कहाँ कराया था, श्रीनगर में ही कराया था। तो यहाँ से आपका और क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो 2024 में कौन किया था, ब्राजील किया था। और 2025 में कौन करेगा, तो ये साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है। उसके बाद G20 में आप याद रखिएगा, जब इंडिया में थे तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है करंट अफेयर में, टीआरई में ही, कि इंडिया में G20 का जो
मतलब बैठक हुई थी, उसमें कौन जुड़ा था एज अ मेंबर? तो कौन जुड़ा था? अफ्रीकन यूनियन। तो अब G20 ना रह के क्या हो गया? 21, जिसमें 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है और एक अभी ऐड हुआ अफ्रीकन यूनियन, जो 21 हो गया। ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन किस लिए आया था? क्योंकि यहाँ जो ये जो लिखा है क्वेश्चन, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? रजत पदक कौन जीता? ठीक है। अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियन, तो जो जीतने वाली थी वो कहाँ की थी? बिहार की थी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जितने भी अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अगर उसमें बिहार जीत रहा है तो आपको वो याद रहना जरूरी है बिहार के पेपर के लिए। तो यहाँ पर जो थी वो कौन थी? निर्जला थी। निर्जला। और वो कहाँ की थी? बिहार में बेगूसराय की थी। इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो ये हो गया 20, और इसके नीचे तो हम लोग सेट कर लिए। तो ये पूरा हो गया आपका जीएस का क्वेश्चन। कौन से? TRE 1 का सोशल साइंस का ये क्वेश्चन था पूरा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में TRE 1 का ही दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। हमारा मेन मोटो है कि हम TRE के जितने भी 1 2 3 हैं सबके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, जिससे हमारा मतलब जो है, जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रांग रहे। क्योंकि TRE में आपको मेन फोकस किस पे करना है? सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि सब्जेक्ट पे 80 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले आप ये प्रिपेयर कीजिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जनरल स्टडीज स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे मैथ भी हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर आप अलग से करते रहिए। और अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पढ़िए, गांधी एरा। ठीक है। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपने हेल्थ का, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।